Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. प्लीज फर्स्ट में अगला टॉपिक है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस. पार्टिसिपल समझते हो? सर पार्टिसिपल होता है किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देते हो पार्टिसिपल हो जाता है. इसको बोलते हैं आईएनजी ओके वर्ब. जैसे आप गो लिखते हो, गो है ना, तो गोइंग हो गया. कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ. कहीं कहीं आप देखेंगे ये पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है ये भी इस्तेमाल होता है, कोई रिलेशन बताता है. जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, सपोजिंग, ड्यूरिंग, स्पेंडिंग. आप बताओ इन सब की मीनिंग आपको मालूम? सर चलो पहले रिगार्डिंग समझते हैं. रिगार्डिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सभी को दोबारा बोलो. सर कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी सर जैसे वॉइस नोट करते हैं सर. रिकॉर्ड करना. हाँ सर. रिकॉर्ड करना नहीं होता. रिकॉर्ड करना नहीं होता. पहले आप ये समझो रिगार्ड क्या होता है. रिगार्ड क्या होता है मालूम? नहीं सर. रिगार्ड का मतलब होता है प्रणाम, इज्जत देना, इज्जत करना, इज्जत देना. कहना. आपने अक्सर अक्सर देखा होगा लोग चिट्ठी में लिखते हैं रिगार्ड्स. हाँ रिगार्ड्स सर. का मतलब होता है, मतलब हमारी तरफ से आपको रिगार्ड्स है, मतलब आपको नमस्कार है. ठीक है. तो हाँ ये सर. तो हो गया रिगार्ड. रिगार्डिंग का मतलब होता है उससे संबंधित, उससे संबंधित. ठीक है. जैसे हम बोलते हाँ हैं ना सर. रेफरेंस टाइप का बोलते हैं ना, तो उसी से संबंधित रिगार्डिंग होता है. रिगार्डिंग का मतलब होता है इस मामले से रिलेटेड. जैसे रिगार्डिंग टू रिगार्डिंग टू योर, जैसे योर नोटिस, मतलब आपके नोटिस के रिगार्डिंग ये बात हो रही है. रिगार्डिंग का मतलब होता है रेफरेंस के सेंस में होता है. ठीक है. खाली रिगार्ड बोलोगे तो प्रणाम हो जाएगा, लेकिन रिगार्डिंग का मतलब है किसी चीज के बारे में. ये होता है रिगार्डिंग. कभी कभी आप देखोगे सेंटेंसेस में रिगार्डिंग वर्ड यूज करके दो चीज़ों के बीच में संबंध दिखाया जाता है, इसलिए इसको आप प्रीपोजिशंस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो.
दूसरा होता है कंसिडर। कंसिडर का मतलब जानते हो? नहीं सर। कंसिडर का मतलब होता है मानना, मान लेना, ठीक है, ध्यान देना। प्लीज कंसिडर माई केस, प्लीज मेरे केस पर ध्यान ध्यान दीजिए प्लीज। ऐसे ही कंसिडर से ही बना है कंसिडरिंग। कंसिडरिंग का मतलब है मानते हुए। कंसिडरिंग दिस केस, इस केस को मानते हुए, ध्यान देते हुए, समझा? ध्यान देते हुए। ऐसे ही है कंसर्निंग। कंसर्न माने मतलब कह लो, जुड़ाव कह लो। जैसे कंसर्न का क्या मतलब होता है, ये मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, कहते हैं ना भाई यहाँ पे ये घटना हुई, इसके बारे में आप कोई जानते हो, आपका क्या मतलब है इस घटना के साथ? आप कहते हो जी मेरा इस घटना से कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, कोई लेना देना नहीं। तो ये भी कभी कभी रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है कंसर्न। मतलब कंसर्न का मतलब है मेरा इसे कोई कंसर्न है कि नहीं जी, मेरा इस बात से कोई कंसर्न नहीं। तो वही है कंसर्निंग का मतलब होता है वही, मतलब ये सेंस। अगला आपका सपोजिंग। सपोज माने मालूम? नहीं सर। सपोज माने मान लेना। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, सपोज दैट द कैपिटल इज एक्स, मान लिया कि जो मूलधन है वो एक्स है। तो ऐसे ही सपोज का मतलब होता है मान लेना। तो सपोजिंग का मतलब हो जाएगा मानते हुए, ठीक है ना। सपोजिंग दैट यू वर देयर, मानते हुए कि तुम वहां थे, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। इन सबके वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग माने दरमियान। दरमियान समझते हो? पीरियड को सर डिनोट करता है, अंतराल। ये पीरियड को, जैसे हम बोलते हैं ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, स्कूल के दिनों के दौरान, दौरान कह लो, दरमियान कह लो, दौरान कह लो। स्कूल के दिनों के दौरान आई एंजॉयड अ लॉट, मैंने बहुत इंजॉय किया अपने स्कूल डेज में। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज मतलब अपने स्कूल डेज के दिनों में मैंने बहुत इंजॉय किया। आई एंजॉयड ए लॉट, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग बोलते हैं जब कोई टाइम को बताते हो ना, फ्रॉम टू, ऐसा कोई जब टाइम का अंतराल होता है, इसी को अंतराल बोल लो, दौरान बोल लो। अब ये फ्रॉम टू क्या है? समय है ये, मतलब टाइम को डिनोट करता है, इसी को ड्यूरिंग कहते हैं। अब ये टाइम दिनों का भी हो सकता है, महीनों का हो सकता है, सालों का हो सकता है, सदियों का भी हो सकता है। जैसे आज आप बात करते हो ड्यूरिंग मुगल डेज, मुगल के शासनकालीन में, तो आप ऐसे भी बात कर सकते हो। वो पीरियड को दिखाता है कि ये पुराना पीरियड था या नया पीरियड था या कितना दिन का पीरियड था, ऐसे आप कह सकते हो। स्पेंड होता है, स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च करना, खर्च करते हुए या बिताते हुए। स्पेंड का मतलब मालूम? मैंने कल भी बताया था, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। कल के सारे वर्ड मीनिंग याद किए हम? नहीं सर। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं याद किए हो भाई? कल मैंने कुछ सर वर्ड मीनिंग लिखे थे, बोला था इसको याद कर लेना।
स्पैंड स्पैंड थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, ऐसे जब कुछ लिखा था। तो जितने भी वर्ड आते हैं ना, जितने भी वर्ड आते हैं, ये सब तुम्हारे वर्ड स्टॉक में जाने चाहिए। आज मान लो आपको 100 वर्ड की मीनिंग आती है, तो कल 110 होना चाहिए, परसों 120 होना चाहिए। ऐसे तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, वोकैबुलरी बढ़ेगी आपकी। समझ आ रही बात? हाँ सर। ये सब जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, ये आपके पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। ये प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। आप चाहो तो इनके रिलेटेड कोई सेंटेंस भी बना सकते हो, और इसका कुछ जो मीनिंग है वो बना के रख सकते हैं। अगला हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है डिस्गाइज प्रीपोजिशन। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। जैसे अभी आप नॉर्मल आदमी हो, है ना, आप जब ड्रामा खेलने जाते हो, डाकू का रोल करते हो, तो देखते हो दाढ़ी वाड़ी लोग बढ़ा देते हैं, अलग से कपड़े पहना देते हैं, हाथ में तलवार वगैरह दे देते हैं, तो लगता है कि भैया डाकू। भेष बदलने का मतलब है जब आप अपने रूप में नहीं रहते हो, थोड़ा दूसरा रूप धारण कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं भेष बदलना, डिसगाइज कर लेना। ठीक है ना? तो ये प्रीपोजिशंस भी कई बार अलग रूप में आते हैं, हमें पता नहीं चलता ये प्रीपोजिशन भी है, लेकिन वो प्रीपोजिशन वर्ड का काम कर रहा होता है, उसको थोड़ा हम अपने दिमाग से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दूंगा। ये जो है, जो भेष बदलते हैं, तो एब्रीविएटेड फॉर्म में आ जाते हैं। एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब होता है छोटा रूप में आ जाते हैं। कैसे आते हैं अभी समझते हैं। जैसे आपने लिखा he went out a begging। अब देखो, इसका मतलब है, समझने के लिए समझो, ऑन बेगिंग है बेसिकली। ही वेंट आउट ऑन बेगिंग, वह भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर ऑन के बदले ए है, यहाँ पर ए जो है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, हमने तो इतने सारे प्रीपोजिशंस पढ़े, ये तो है ही नहीं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में जो रूप में आता है, पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। ही वेंट आउट ऑफ बेगिंग, इसका मतलब है वह भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। सर बिगिन का मीनिंग? हैं? सर बिगिन? नहीं समझ रहा हूँ, क्या कह रहे हो? सर ए बिगिन का मीनिंग सर? बेगिंग का मतलब भीख मांगना। बेग, बेग मतलब होता है भीख मांगना। बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगने के लिए निकल पड़ा, कहने का मतलब ये। बेगिंग का मतलब है भीख के लिए निकल पड़ा। ठीक है। द किंग वेंट आउट अ हंटिंग, इसका मतलब है ऑन हंटिंग। यहाँ पर ए आ गया फिर से। इसका मतलब है, हंटिंग का मतलब मालूम, शिकार करना। राजा जो है शिकार के लिए निकल पड़ा, वेंट आउट मतलब निकल गया। तीसरा है, इट इज 5 o'clock। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, अभी घड़ी के 5 बजे हैं। अब देखो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन, ये ओ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, छोटे रूप में आ रहा है। आई अर्न $60,000 a month।
है। अब आई अर्न 60,000, मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ मतलब एक महीने में। इसका मतलब है इन ए मंथ, मैं एक महीने में 60,000 कमाता हूँ। अभी आप ये शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे लिखा जाता है। इसमें समझने के लिए आपको समझना है कि प्रीपोजिशन किया। आई अर्न 60,000 ए मंथ, कुछ लोग लिखते हैं आई अर्न 60,000 पर मंथ, ऐसा भी लिखते हैं। He comes once a week, इसका मतलब है इन ए वीक। ही कम्स, वह आता है, वंस माने एक बार, एक हफ्ते, वीक माने सप्ताह, वह एक सप्ताह में एक बार आता है। यहाँ पर अ जो है ये प्रीपोजिशन है, शॉर्ट फॉर्म। ये कुछ तो समझ में आया? हाँ सर। तो ये बेसिकली वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, इन्हें रटने जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जितने वर्ड्स आए सबकी मीनिंग याद कर लेना। प्रीपोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये होता क्या है, आता है कैसे कैसे, रिलेशन बताता है, कितने प्रकार का है। कुछ 2-4 सेंटेंसेस आपने पढ़ लिए, इसका आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। इसका कोई पेपर नहीं आता, कहीं कहीं परीक्षा में नहीं पूछा जाता, 10वीं 12वीं को बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में ये आपको हेल्प करता है। जैसे आप बोलोगे या आई कम वंस ए वीक, मतलब मैं हफ्ते में एक बार आता हूँ। आई कम ट्वाइस ए वीक, मैं हफ्ते में 2 बार आता हूँ। तो ये बोलचाल में आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी। हाँ सर। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस में, थोड़ा सा मतलब ये कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं कुछ चीज़ों में जो हमारे जाती ज़िंदगी में यूज होते हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोगों को जैसे आप एक आध एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब ये थोड़ा ध्यान कर लेना, इन चीज़ों का ना इस्तेमाल ऐसे होता है जाती ज़िंदगी में, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। देखो, अब एक वर्ड है अग्री विथ, और एक होता है अग्री टू। ठीक है, अब विथ भी प्रोपोजिशन है, टू भी प्रोपोजिशन है। अग्री विथ का मतलब हो गया मैं सहमत हूँ, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं, आई अग्री विद यू। तो आपको समझना, अग्री विथ का मतलब होता है जब भी हम किसी के साथ सहमत होते हैं तो व्यक्ति विशेष के लिए आई अग्री विद यू, आई अग्री विद हिम, इस तरीके से। आपसे सहमत हूँ। और जो एग्री टू होता है, ये एग्री टू, आई अग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव के साथ अग्री हूँ। अब दोनों में अंतर देखो, यहाँ आदमी के साथ एग्री है और यहाँ पर किसी प्लान के साथ अग्री है। आई अग्री टू योर प्लान, प्लान भी कह सकते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा समझ में आया? दोनों वर्ड यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस तरीके से ही आता है, आई अग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ। आई अग्री टू योर प्रपोजल, आई अग्री टू योर प्लान, इसका मतलब मैं आपको प्लान जो आपने बनाया है मैं उसके साथ सहमत हूँ। यानी ये देखो, ये आदमी है और ये निर्जीव चीज। आया? ऐसे दूसरा वर्ड समझो, एंग्री विद, एंग्री विद से बनाओ, आई एम नॉट एंग्री विद यू, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। गुस्सा नहीं। हाँ सर। हाँ सर। अब इसी का दूसरा बोलो, एंग्री एट, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर।
क्या समझे? अब यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, बिहेवियर है उसका, उसका नेचर है, व्यवहार है। बिहेवियर माने व्यवहार। मैं तुम्हारे व्यवहार पर नाराज हूँ। एंग्री माने गुस्सा होना। तो एंग्री विद और एंग्री एट, ये इंपॉर्टेंट है। जब एंग्री एट कर रहे हो तो कोई एक्शन है, यहाँ पर कोई एक्शन है, व्यवहार है, और यहाँ पर पर्सन। ऐसे ही ये सब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ये सब यूज होते हैं जाते हैं। एग्री विद, एंग्री विद, ये सब खूब आते हैं। आप बोलते हो आई एम नॉट एग्री विद यू, ऐसे बड़े बड़े फ्रिक्वेंटली लोग बोलते हैं आई एम नॉट एग्री विद, आई डोंट एग्री विद यू, आई एम एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। अगला एक वर्ड होता है अनवायर्ड। अनवायर्ड का मतलब मालूम? अनवायर्ड के साथ विद वर्ड यूज किया जाता है। नाराज, नाराज कह लो, अनवायर्ड माने नाराज। आई एम अनवायर्ड विद यू, आई एम। तो अनवायर्ड के साथ विद आता है, ध्यान रहे। आई एम अनवायर्ड विद यू, जब भी कहीं सेंटेंस देखोगे तो अनवायर्ड के साथ यू दिखेगा। इसी में दूसरा है अनवायर्ड एट। अब जैसे ये है ना, अभी निर्जीव के लिए, सामान के लिए, जैसे इसमें कैसे था एंग्री एट, ये सब थिंग के लिए था, सामान के लिए था। इसमें आप लिख सकते हो आई एम अनवायर्ड एट योर मिस्टेक्स, मैं तुम्हारी गलतियों पर नाराज हूँ। अब दोनों में अंतर है। आई एम अनवायर्ड विद योर मिस्टेक्स नहीं होगा, आदमी के साथ होगा। विद जो होगा तो इंसान के साथ होगा। देखो ये इंसान है, पर्सन है, और ये क्या है? ये निर्जीव चीज है, सामान है, गलतियां हैं तुम्हारी। तो समझ में आ हैं? तो समझ में आ गया सर। ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप ना देखोगे अप्लाई होता है, अप्लाई के बाद फॉर लगाया जाता है, ठीक है? तो अप्लाई फॉर जो लगता है किसी पोस्ट के लिए लगता है। आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और जब अप्लाई टू भी लगता है, सॉरी APPLY, अप्लाई टू, ये एक पर्सन के लिए होता है। कैसे होता है ये बताता हूँ आपको। He applied for the post of मैनेजर, ठीक है? उसने मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अप्लाई सर ये हाँ बोलो। सर इसमें ही भी लगा सकते सर। कहाँ पे? साहब सर एप्लेट के आगे ही लिखा तो है, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ही कर लो, शी कर लो, आई कर लो, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या पूछना चाह रहे हो, क्या डाउट है बताओ? तो जैसे ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, हाँ, मैनेजर। मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसने, हाँ। इसमें क्या डाउट है? नहीं सर, सब बोल रहे थे सर एप्लेट के आगे सर कोई भी वर्ड लगा सकते हैं सर। ही सी आई। हाँ, ही शी इट कुछ भी लगा, कोई भी यू कर सकते हो। आदमी होना चाहिए, उसने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया, तुमने अप्लाई किया। सर जैसे अप्लाई फॉर सर, हाँ, अप्लाई फॉर अप्लाइड सर के साथ, अप्लाइड के साथ फॉर लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अप्लाई के साथ फॉर लगेगा। अप्लाइड फॉर, ये अप्लाइड फॉर व्हाट, फॉर वाटर, फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर, फॉर वट एवर। ओके। और जब अप्लाई टू लगाते हो, तो जब अप्लाई टू करते हो तो वह किसी व्यक्ति के लिए होता है। जैसे ही अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर लीव,
उसने अप्लाई टू द प्रिंसिपल, या इंसान है, ये पर्सन है। प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक। ही अप्लाई टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को अप्लाई किया फॉर लीव। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? हाँ सर। अप्लाई फॉर, अप्लाई टू, ये सब यूज होते हैं। कहीं कहीं आप इंग्लिश का अखबार पढ़ा करो, कहीं मौका मिले तो उसमें अगर ये सब वर्ड आएंगे तो जरूर आएंगे। अप्लाइड फॉर, अप्लाइड टू, इसी के हिसाब से मीनिंग बने कुछ। कुछ कुछ ना आपको थोड़ा, आपको ये आइडिया रहेगा कि कोई वर्ड आ रहा है तो उसके साथ क्या हो सकता है। जैसे है अटेंड है, अटेंड के साथ अक्सर टू का यूज होता है। अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। यू शुड अटेंड टू योर टीचर, तुम्हें अपने टीचर का ध्यान देना चाहिए। अटेंड टू का मतलब ये ध्यान से मतलब है। जब कोई चीज़ पढ़ा रहा है, यहाँ पर अंडरस्टूड है, जब कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है तो वह आप उसको अटेंड करो। अटेंड टू का मतलब ध्यान से सुनना, यूँ समझ लो, ध्यान से सुनना समझ लो। यू शुड अटेंड टू योर क्लास मतलब आपको अपनी क्लास पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। यही आप, इसी का मीनिंग अलग हो जाएगा। अटेंड ऑन, ये किसी आदमी के लिए होता है। द सर्वेंट इज अटेंडिंग ऑन हिज मास्टर, नौकर जो है अपने मालिक को अटेंड कर रहा है, मतलब उसका ख्याल रख रहा है। अब समझना बात को, यहाँ पे क्या अंतर है। जैसे जब तुम किसी होटल में जाते हो नाश्ता करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर देखोगे दो चार वेटर होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि जैसे कोई कस्टमर आएगा मैं जाके अटेंड करूँगा। बात समझ में आई? हाँ सर। तो यहाँ हाँ पर सर। अटेंड ऑन का मतलब है किसी आदमी को अटेंड करना। जैसे मान लो आप होटल के मालिक हो, ठीक है, आपके पास 4-5 वेटर्स हैं, नौकर हैं, और कोई कस्टमर आके बैठ गया, तो आप क्या बोलोगे? ओए जाके उसको अटेंड करो, ऐसे बोलते हैं ना कि जो कस्टमर आया है जाओ उसको अटेंड करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान, ध्यान तो है ही, लेकिन अटेंड का मतलब है किसी आदमी का खास ख्याल रखना, ख्याल रखने से मतलब है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। जैसे आप कहते हो मेरे स्कूल में कोई ऑफिसर आए थे और मेरे टीचर उनको अटेंड कर रहे थे, इसका मतलब उनके साथ थे, उनका ध्यान, उनका ख्याल रख रहे थे। यहाँ पर अटेंड का उनका मतलब होता है ख्याल रखने से मतलब होता है, मतलब उनको अटेंड करना मतलब उनके साथ होना, उनको समय देना, उनको जो चाहिए उनको पूछना। ये बात समझ में आई? जबकि यहाँ पर हाँ सर। अटेंड टू का मतलब है सिंपल बैठ के ध्यान से सुनना, क्लास में पढ़ रहे हो तो सुनो। अटेंड टू ऑन योर लेक्चर्स, और लेक्चर्स का ध्यान करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, उस सेंस में है। और अटेंड ऑन का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति विशेष का ख्याल रखें। द सर्वेंट इज अटेंडिंग ऑन हिज मास्टर, द वेटर इज अटेंडिंग ऑन हिज कस्टमर, द प्रिंसिपल इज अटेंडिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कुछ डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कई सारे वर्ड्स हैं जो आपको ना यूज होते हैं। अब जैसे अक्सर आपने सुना होगा केयर, केयर ऑफ, इसका मीनिंग होता है टेक केयर ऑफ, ठीक है। आप बोलते हो टेक केयर ऑफ योर
हेल्थ, अपने सेहत का ख्याल करो। एक होता है केयर फॉर। अब किसके लिए? अब केयर फॉर का मतलब क्या है? अब इंसान के लिए है, हाँ, समबडी। किसी के लिए केयर करना है। हाँ, आई डू नॉट केयर फॉर हिम, मैं उसका ख्याल नहीं रखता। मतलब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आई डोंट केयर फॉर हिम। वो क्या खाता, क्या पीता, क्या उठता, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आई डू नॉट केयर फॉर हिम, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आए? छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं ये सब। ऑफ और फॉर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। लेकिन यही प्रीपोजिशंस जब इसमें आ जाते हैं, वर्ब के साथ लग जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल अलग अलग होता है। ये समझ में आया जी? हाँ सर। चलो कल फिर और थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस का, कोशिश करेंगे कुछ एक्सरसाइज वगैरह देने का, उसमें से कुछ ओके निकालेंगे सर। ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी ओके सर। दोस्तों, आज की क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। पूरी पढ़ाई में कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।